हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज आ जाइए। देखिए लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस सेक्शन 14 और 14 के चारों क्लोजेस हमने समझ लिए थे कि किस बारे में क्या बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे और लिखना स्टार्ट कीजिए। 14A डाल दीजिए, हेडिंग डाली 14A। 14A wherever the party has obtained, 14A डाल के लिखिए। 14A wherever the party has obtained, wherever the party has obtained substituted performance of contract, substituted performance of contract in accordance with in accordance with section 20 clause 3, section 20 clause 3, section 20 section 20 clause 3 मतलब section 20 लिखिए बस। according with section 20, then he cannot obtain specific performance of contract, then he cannot obtain specific performance of contract। जहाँ कहीं भी किसी पक्षकार द्वारा, जहाँ कहीं भी किसी पक्षकार द्वारा संविदा संविदा की संविदा की प्रतिस्थापित पालना धारा 20 के अंतर्गत करवाई जा चुकी हो, धारा 20 के अंतर्गत करवाई जा चुकी हो, धारा 20 के अंतर्गत करवाई जा चुकी हो, प्रतिस्थापित पालना धारा 20 के अंतर्गत करवाई जा चुकी हो, करवाई जा चुकी हो, तो वह तो वह तो वह विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं हो सकती। तो वह आ जाइए, आप ही के लिए रुका होता बहुत देर से। तो वह विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं हो सकती। 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना मैम? 3 लाइन छोड़ के लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्लीज। हिंदी में लिख लीजिए तब तक। यही समानांतर प्रावधान, यही समानांतर प्रावधान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। यही समानांतर प्रावधान धारा 41 भारतीय संविदा अधिनियम, यही समानांतर प्रावधान धारा 41 भारतीय संविदा अधिनियम, कोमा धारा 16A, धारा 16A, धारा 16A, कोमा 20(3) एसआरए के अंतर्गत दिया गया है, एसआरए के अंतर्गत दिए गए हैं, एसआरए के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए द सिमिलर प्रोविजंस 3 लाइन छोड़ के लिखिएगा। द सिमिलर प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 41 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 41 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोमा सेक्शन 20 क्लोज 3, सेक्शन 20 क्लोज 3 एसआरए, सेक्शन 20 क्लोज 3 एसआरए, कोमा सेक्शन 16A ऑफ एसआरए, ठीक है ना सर? जब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस ले ली है, जब ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट करवा चुके हो, तो इसको करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। कौन से बच्चे ध्यान देंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार ध्यान देंगे। देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हिंदी में अलग अलग नाम है, हिंदी में चल जाता है, लेकिन ध्यान सुनिएगा सर। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके नाम सिमिलर है, जैसे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है सर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। ये देखिए दोनों सिविल के पेपर में ही आएंगे, दोनों का आएंगे। एक सवाल और आता है पार्ट परफॉर्मेंस, एक आता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ, ये दोनों भी अलग अलग सवाल है, अलग अलग प्रोविजन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे विशेष से ध्यान दीजिए, हिंदी में इनके नाम अलग अलग है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या करता है, एग्जाम के उस प्रेशर में लिखता वो आ जाता है। जैसे इस बार आया था इंग्लिश मीडियम वाले, इस बार जो मेन सा सवाल था वो ये था कि अगर समन की तामील नहीं हुई है, इफ समन इज नॉट सर्व्ड, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसमें लिखना था 5(17), याद है मैडम? पहले सवाल था 3 नंबर में, 3 नंबर के पहले सवाल था सिविल का, उसमें लिखना था 5(17), उसमें लिखना था 5(20), जो एक प्रोसेस फॉलो होता है।
सबसे परफॉर्मेंस में दिया हुआ है सर, ये दिया है सेक्शन 20 में SRA, ये दिया है ऑर्डर 5 रूल, अरे नहीं रूल 5 कैसे है, और कौन कौन सा है बताइए, बोलिए कौन सा ऑर्डर 5 रूल कौन सा है, अरे रूल 20 जो, अरे कॉन्फिडेंस से बोलिए, दबी आवाज में नहीं, पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A TPA, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12, कंफ्यूज मत होना है, इनके नाम सिमिलर सिमिलर हैं लेकिन बिल्कुल अलग प्रोविजन है। तुम तो खुश हो के आ रहे हो सर लिख के आए हो, बहुत अच्छा पेपर करके आए हो सर, ये करके आए वो करके आया, बाद में मालूम पड़ रहा है तुम तो बहुत अर्थ अनर्थ करके आए हो, जीरो मिलेगा सीधा, एक संकोच नहीं करता एक जीरो देने में। ये सवाल आ चुका है सर 2021 के मेंस में, कब आया ये 21 के मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इन ऐसे सवालों के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आई सर, सवाल आते हैं, सवाल आसान ही आते हैं, देखिए टफ कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में, मतलब ऐसा है कि तुम समझ लो कि पेपर में टफ कुछ नहीं आता, पेपर में हर कुछ ट्रिकी आता है। 19 का पेपर सबसे ट्रिकी आया था, उसके बाद में कोई पेपर टफ बना नहीं, ठीक है सर, समझ में आएगी गणित। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, लिखिए प्लीज, ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन ना रहे इसलिए वजह से लिखवा दिया, मेरे को उस टाइम याद नहीं आया। 20B लिखिए, 20B क्या 14B 14B हेडिंग डाली 14B, डायरेक्ट नोट कर लेना, ठीक है ना सर, क्या कर लेना 14B में बैरेट को नोट कर लीजिएगा, 2-3 लाइन का बैरेट है उसको नोट कर लेना। अब बैरेट नोट करने के बाद में जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू द हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, अकॉर्डिंग टू द हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, लिखिए इंग्लैंड की हेल्स हेल्सबरी, इंग्लैंड की हेल्सबरी विधि के अनुसार, हेल्सबरी विधि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की हेल्सबरी विधि के अनुसार, द कोर्ट डज नॉट enforce the performance of contract, the court does not, the court does not enforce the performance of contract, न्यायालय, न्यायालय ऐसी संविदा का, न्यायालय ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं करवा सकता, विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं करवा सकता, विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं करवा सकता, द कोर्ट डज नॉट enforce the performance of contract which involves continuous act, which involves continuous act नहीं करवा सकता, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ऐसी संविदा का पालन, ऐसी संविदा का पालन, ऐसी संविदा का पालन, पालन, पालन करवाना, ऐसी संविदा का पालन करवाना निरंतर कर्तव्य का, निरंतर कर्तव्य के अंतर्गत है, निरंतर कर्तव्य में सम्मिलित है, इसलिए निरंतर कर्तव्य में सम्मिलित है, निरंतर कर्तव्य में सम्मिलित है, which involves continuous act and requires watching and supervision of the court, and require watching and supervision of court, तथा तथा ऐसी संविधा, तथा ऐसी संविधा जिसमें न्यायालय, जिसमें न्यायालय, जिसमें न्यायालय को सतत रूप से, सतत रूप से, सतत रूप से कार्यों को देखना व पर्यवेक्षण करना होगा, जिसमें न्यायालय को सतत रूप से कार्यों को देखना व पर्यवेक्षण करना होगा, व पर्यवेक्षण करना होगा, ठीक है। पैराग्राफ से लिखिए, द बेसिक पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल इज, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ये है कि, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ये है कि द कोर्ट विल नॉट स्टॉप इट्स नॉर्मल फंक्शंस, कोर्ट विल नॉट स्टॉप इट्स नॉर्मल फंक्शंस, उद्देश्य यह है कि न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय अपने सामान्य कार्यकलाप, अपने सामान्य कार्यकलाप, अपने सामान्य कार्यकलाप किसी संविदा के पर्यवेक्षण के लिए बंद नहीं करेगा,
किसी संविदा के पर्यवेक्षण के लिए बंद नहीं करेगा। द कोर्ट कैन नॉट स्टॉप द नॉर्मल फंक्शन for the purpose of supervision for the purpose of supervision for the purpose of supervision of any contract of any contract of any contract of any contract फुल स्टॉप लगा के पूर्ण विराम करके लिखिए। निम्नलिखित मामलों में निम्नलिखित मामलों में निम्नलिखित मामलों में न्यायालय न्यायालय सतत पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। निम्नलिखित मामलों में न्यायालय सतत पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स the court cannot continuous supervise the in the following example court cannot continuous supervise the court cannot continue supervise the court cannot continue supervise पॉइंट नंबर ए लिखिए। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स निर्माण से संबंधित संविदा निर्माण से संबंधित संविदा। पॉइंट नंबर बी लिखिए। डेवलपमेंट एग्रीमेंट विकास के लिए किए गए करार पॉइंट नंबर सी लिखिए। कॉन्ट्रैक्ट टू गिव मेंटेनेंस सर ये एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम के अंदर। अभी तुमको एक सवाल बताऊंगा और सवाल भी लिखवाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट टू गिव मेंटेनेंस किसी भरण पोषण देने के लिए किया गया करार। एक केस था बालफर वर्सेस बालफर, पढ़ा है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या? हैज एनीवन रेड दैट जजमेंट? उसमें क्या होता है, वो बोलता है अपनी पत्नी को कि मैं जा रहा हूँ दूसरे देश में, तेरे को इतना कॉन्ट्रैक्ट करके इतना पैसा दूंगा। जहाँ पे बात की वो ये कि भाई उसका आशय है या नहीं, देयर इज इंटेंशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। बात समझ में आई? जहाँ पे हमने एक सिद्धांत निकाला कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, व्यक्तिगत संविदाएं, उसमें कोई बाइंडिंग एलिमेंट नहीं होता है। रेदर जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें बाइंडिंग एलिमेंट्स होता है। बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता है इनसे को ना। अभी आपको एक सवाल लिखवाऊंगा, बालफर के साथ लिखना पड़ेगा आपको इसको। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बालफर नहीं है? पढ़ा है ना आप लोगों ने? मिसेस बालफर को बालफर करके बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ दूसरे देश में, तेरे को हर महीने $20-25 $30 पाउंड भेजूंगा, ऐसा कुछ था। अरे मैंने तो पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो फिर अब ये क्या था, वो बोलता है मैं मंथली मेंटेनेंस दूंगा। तो यू कैन नॉट डिनाई सच फैक्ट ना कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहे हो और आप बोलते हो कि देखिए इस तरह का सवाल आएगा, और अभी नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर, चाहे वो एडीजे में आएगा चाहे कहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तुमको ये पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ अलग से, ये पॉइंट्स के सवाल बने हैं, तुम जाके एक बार देखोगे। मैं आपको 2018-19 का पेपर डिस्कस करूंगा, जब मैं पूरा सारे पढ़ा दूंगा ना। वी विल डिस्कस सेक्शन तो 2018-19 का जो मेंस का पेपर है, वंडरफुल पेपर, उससे बेहतरीन पेपर नहीं है आज तक। दिमाग खुल जाए आपका, ऐसा पेपर था वो। तो एक्सीलेंट पेपर, कोई भी सवाल सीधा नहीं था। यू टू अप्लाई जुडिशियल माइंड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो पेपर ऐसा बनता नहीं है, ठीक है ना सर? रट्टाफिकेशन पेपर नहीं था वो। जितने भी जज बनते ना आजकल ये रट्टा मार के बन रहे हैं। पेपर ये से आ रहा है इस तरह, देखो पेपर का 19 वाले बच्चे जो थे वो क्वालिटी थे, लेकिन उस टाइम वैकेंसी भी वो ज्यादा थी, 197 वैकेंसी, इस बार 222 वैकेंसी थी। पेपर स्टेट नहीं पूछना चाहिए, बच्चा फिर फंसता है उसमें। थोड़ा सा वो ट्रिकी है पेपर को, ठीक है ना सर? थर्ड देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट ए डीड एवरीवेयर। कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट ए डीड एवरी ईयर। कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट ए डीड एवरीवेयर ऐसी संविदा जिसमें हर वर्ष किसी विलेख का निष्पादन हो। कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट डीड एवरी ईयर, किसी विलेख का निष्पादन हो, ठीक है ना सर? इस संविदा जिसमें हर वर्ष किसी विलेख का निष्पादन हो, ठीक है सर? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक बार। इट इज द कोर्ट टू डिसाइड। देखिए 14B एक ऐसा है, देखिए 14B ही एक ऐसा है जहां पर क्या है, कोर्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। पैराग्राफ चेंज किए। इट इज कोर्ट टू डिसाइड whether the relief should be granted or not, पैराग्राफ चेंज लिखिए। ये न्यायालय को अभिनिर्धारित करना होगा कि
ये न्यायालय को अभिनिर्धारित करना होगा कि अनुतोष अनुतोष प्रदान करे या नहीं, अनुतोष प्रदान करे या नहीं। ठीक है ना सर। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल लिखो, अब एक सवाल बनाता हूँ तुम्हारे लिए। एक सवाल लिखिए, इस सवाल लिखिए। पहले इंग्लिश में लिखा देता हूँ, फिर हिंदी में लिखवा दूंगा। पहले हिंदी में लिखवा देता हूँ, पहले इंग्लिश में लिख लो, थोड़ा तेज लिखना, ठीक है ना। ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब कल आप लिख के लाएंगे इसको, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिख के लाएंगे, ठीक है ना। टुमारो आई विल चेक दिस क्वेश्चन, मैं कल चेक करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सवाल लिखिए, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, and they were living at Delhi, and they were living at Delhi, and they were living at Delhi. Full stop. One day, one day, one day, A has transferred, A has transferred, A has transferred to the Chennai, A has transferred to the Chennai, to the Chennai, and due to the family responsibility, and due to the family responsibility, B B cannot join, cannot join, cannot join her husband, cannot join her husband, cannot join her husband. Full stop. A has promised to pay, A has promised to pay, A has promised to pay monthly maintenance of 1 lakh rupees, monthly maintenance of 1 lakh rupees, monthly maintenance of 1 lakh rupees, monthly maintenance of 1 lakh rupees. But after few time, but after few time, but after few months, इसलिए, but after few months, A has refused to do so, A has refused to do so, and did breach of contract, and did breach of contract, and did breach of contract. Discuss followings. Full stop. Discuss followings. Discuss followings. Discuss followings. Point number A. Point number A. Where the suit for maintenance would lie. Where the suit for maintenance would lie. Where the suit for maintenance would lie. Point number B. Whether B is entitled for specific performance of contract. Whether B is entitled for specific performance of contract. Whether B is entitled for specific performance of contract. Point number C लिखिए. Whether B is entitled for maintenance in any other law, ठीक है ना सर। डिस्कस विद केस लॉस, तीनों को कैसे डिस्कस करना है आपको, डिस्कस विद केस लॉस। अब ये सिर्फ और सिर्फ सवाल इसका नहीं रह गया है, मतलब इसमें मैंने आपसे एसआरए पूछ लिया है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया है, मैंने आपसे सीआरपीसी पूछ लिया है, मैंने आपसे डीवी पूछ लिया है, मैंने आपसे हिंदू मैरिज एक्ट पूछ लिया है। एक सवाल में आई हैव आस्क्ड एवरीथिंग। तुम लोगों को देखना है, और पढ़ा भी दिया है मैंने ना क्लास में, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाया नहीं है। अब ये जो क्लास का आंसर होगा कल मेरे को चाहिए क्लास का आंसर, ठीक है ना। तुम करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो अच्छी बात है, तुम प्रयास करो अच्छी बात है, प्रयास करो बस। तुमसे ये नहीं कहता तुम परफेक्शन लेके आओ, परफेक्शन तो मेरे अंदर भी नहीं है यार, परफेक्शन तो किसी के अंदर नहीं है इस जमाने में। परफेक्शन की तरफ जाने के लिए आप हर दिन हार्डवर्क करते हो, परफेक्शन किसी के अंदर नहीं होता। पर प्लीज एफर्ट नहीं दिखाना, दैट इज द इश्यू। लाओ दे दीजिए कॉपी, हिंदी में लिखिए। सवाल लिखिए, ए और बी पति और पत्नी है, ए और बी पति व पत्नी है, तथा ये दोनों दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तथा ये दोनों दिल्ली में निवास कर रहे हैं, पूर्ण विराम, तथा ये दोनों दिल्ली में निवास कर रहे हैं, पूर्ण विराम। एक दिन एक दिन ए का ट्रांसफर
चेन्नई हो जाता है, एक दिन ए का ट्रांसफर चेन्नई हो जाता है, तथा 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 पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बी अपने पति के साथ बी अपने पति के साथ बी अपने पति के साथ चेन्नई नहीं जाती। बी अपने पति के साथ चेन्नई नहीं जाती, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बी अपने पति के साथ चेन्नई नहीं जाती, चेन्नई नहीं जाती, पूर्ण विराम। ए के द्वारा ए के द्वारा ए के द्वारा हर माह 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा किया गया। हर माह 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा किया गया। हर माह 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा किया गया, कोमा परंतु वादा किया गया, कोमा परंतु परंतु कुछ माह पश्चात परंतु कुछ माह पश्चात परंतु कुछ माह पश्चात ए द्वारा ए द्वारा ए द्वारा पैसे भेजने को इनकार किया गया। परंतु कुछ माह पश्चात ए द्वारा पैसे भेजने को इनकार किया गया, तथा 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 यहाँ ए द्वारा संविदा भंग की गई, तथा यहाँ ए द्वारा संविदा भंग की गई, संविदा भंग की गई, पूर्ण विराम। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, भरण पोषण के लिए वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? भरण पोषण के लिए वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? कहाँ संस्थित किया जाएगा? मैंने वाद पूछा है, क्रिमिनल केस नहीं पूछा है, ठीक है ना? मैंने क्या पूछा है? वाद, सूट पूछा है। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मत जाना, देखना हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है। मैंने बताया नहीं ना ये हिंदू मैरिज एक्ट है क्या है, तो तुमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी, वेदर बी इज एंटाइटल्ड फॉर, सॉरी पॉइंट, अरे वेदर लिखिए, पॉइंट नंबर बी में लिखिए, क्या क्या बी संविदा के विनिर्देश पालन कराने की हकदार होगी? क्या बी संविदा के विनिर्देश पालन कराने की हकदार होगी? क्या बी संविदा के विनिर्देश पालन कराने की हकदार होगी? पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, क्या बी किसी अन्य विधियों में भी क्या बी किसी अन्य विधियों में भी क्या बी किसी अन्य विधियों में भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। पैराग्राफ देख करके लिखिए, न्यायिक निर्णय के माध्यम से व्याख्या कीजिए, न्यायिक निर्णय के माध्यम से व्याख्या कीजिए, ठीक है ना सर? इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 500। कितनी वर्ड लिमिट रहेगी इसकी? 500। मतलब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको निबंध के रूप में लिखो, ठीक है ना सर? मतलब ये ओपन एंडेड आंसर है। क्या है ये? देखो सर, 2 तरह के आंसर्स होते हैं एग्जाम के अंदर, एक होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जैसे आपसे पूछ लिया कि सेक्शन 3 बताओ, ठीक है ना सर? आपसे पूछ लिया सेक्शन 3 बताओ कोई से भी एक है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 3 बताओ डोमेस्टिक वायलेंस का, तो इट्स ए वेरी क्लोज एंडेड, मतलब उसको सिर्फ सेक्शन 3 पूछना है और कुछ नहीं पूछना आपसे, या कोई से डेट का भाई ये सेक्शन बताओ। या फिर आपसे पूछ लिया कि मेंटेनेंस ऑर्डर क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, तो आपको पता है कि कौन सा सेक्शन आपको लिखना है। इट हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि वही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। कुछ होते हैं ओपन एंडेड, मतलब ऐसे सवाल जिनका अंत कहाँ करना है आपको पता नहीं है। जैसे मैंने पूछ लिया और कौन कौन सी विधियां हैं बताओ, सब कुछ बताओ, तो 5 शब्द में आंसर लिख के लाइएगा और सब कुछ पढ़िएगा, मतलब सारे डायरेक्ट रखिएगा अपने पास। आंसर कैसे तैयार किया जाता है देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस को रखिए, हिंदू मैरिज एक्ट को रखिए, इसके साथ में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को भी रखिए बगल में, ताकि आपको जुरिडिक्शन का पता लगे कि कहाँ से उसका अधिकारिता वाला क्षेत्र है, कि कहाँ वाद संस्थित किया जा सकता है। इसके अलावा आप सीआरपीसी के 125 रखिए पास में। जितने भी जजमेंट्स हमने लिखवाए या डिस्कस किए हैं, या फिर मान लीजिए जजमेंट्स नहीं आपके पास में, तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, देख देख के ही लिखो, लेकिन आंसर 500 वर्ड्स का लिख के लाना। लिखेंगे तो बहुत अच्छी ये फन टू डू एक्टिविटी है। तथा बालफर वर्सेस बालफर लेना उसमें कि क्यों नहीं रेफर हो पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जिसका पड़ा हुआ है वो केस लो रेफर करे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा हुआ वो गूगल से देखे केस लो कि क्या है,
बालफर वर्सेस बालफर, ठीक है ना सर, उसकी गाइडलाइंस लिखिए, पर थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा ताकि उससे क्या हो, आपको पता चले कि किस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 का सी लिखिए प्लीज, 14C। किसमें? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे 14 का ए क्लोज, 14 का बी क्लोज, 14 का सी क्लोज, 14 का डी क्लोज, कल नहीं आए थे क्या आप? आए थे तो पर कल डिस्कस नहीं होते चारों? 14 का सी, क्या कुछ है क्या, डायरेक्ट मिस्टेक है क्या, दिखाइए। तुम क्या एक्सपर्ट समझ रहे थे क्या? हाँ, 14A एक्सपर्ट है वो वाला समझ रहे थे? अरे नहीं, मैं 14A, अरे छोटा है यार, 14 कैपिटल ए की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम लोग कहा नींद में रहते हो, कल क्लास में नहीं आए थे क्या? कल तो समझा है सब कुछ। 14C, प्लीज सी लिखिए। देखिए एक बार समझिएगा, एक शब्द है पर्सनल क्वालिफिकेशन, क्या है शब्द है? अब कोई भी चीज जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित है, आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, मतलब आप स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि आप करो, जैसे मेरा है, या फिर एक मूर्तिकार है, उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आई विल मेक ऑफ सर्टेन पर्सन, कि मैं उसका स्कल्पचर बनाऊंगा या फिर मैं उसकी एक मूर्ति बनाऊंगा। अब कल को वो अगर मना कर दे कि मैं नहीं बनाऊंगा, सो यू कैन नॉट स्पेसिफिकली इनफोर्स सच राइट अगेंस्ट हिम और हर, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना सर, क्योंकि उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन है। जो चीज किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप उससे नहीं बोल सकते कि इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, ठीक है सर। लेकिन सेक्शन 14 क्लोज 1 सब क्लोज बी, कौन सा वाला सर? 18 के पहले वाला, ये बहुत वाइडर प्रोविजन था सर। क्या था सर ये? इट वॉज वेरी वाइडर प्रोविजन। अब इसमें क्या था ना सर, यहां तो इन्होंने जो नया प्रोविजन दिया है 14C, ये तो बहुत ही छोटा सा कर दिया इन्होंने, लेकिन पहले ये कौन सा बनता था, 14(1)B बनता था 2018 के पहले, ये प्रोविजन तो इसको रिपील कर दिया। सर ये बहुत वाइड था, बहुत व्यापक प्रावधान था इसके अंदर। इसकी व्यापकता में क्या क्या चीजें आती थी, मतलब इतना वाइड प्रोविजन क्यों था पहले वाला? उस पहले वाले प्रोविजन में क्या था ना सर, वोल्यूशन ऑफ पार्टी शब्द है, क्या शब्द था? वोल्यूशन ऑफ पार्टीज एक शब्द था, वोल्यूशन ऑफ पार्टीज। अगर वोल्यूशन ऑफ पार्टीज होता था, मतलब पक्षकार की मर्जी मान लो आप, या उसकी इच्छा मान लो, उसकी मर्जी नहीं है काम करने की, तो आप उसे काम नहीं करवा सकते थे, समझ में आई बात? इस शब्द को हटा दिया आपने। और ये पर्सनल क्वालिफिकेशन का भी एक तरह से बहुत डिटेल वर्जन था, उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स दी हुई थी पुराने वाले सारे के अंदर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं पे भी अगर आपके ऊपर 14 क्वालिफिक अगर सवाल आता है पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, 14C के ऊपर अगर सवाल पूछ लिया एग्जाम के अंदर, 14C के ऊपर अगर एग्जाम में सवाल आया पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो आप मेंशन कर सकते हो कि अर्लियर दिस प्रोविजन वाज वेरी वाइड बिफोर 2018 अमेंडमेंट, क्योंकि जो भी एडीजे आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो एडीजे तो सर, वो एडीजे है कौन? वो एडीजे तो वो आदमी है जिसने पुराने वाले अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, समझ में यही बात? यू कैन गिव द प्रोविजंस ऑफ दोस एंड दोस थिंग्स, ठीक है सर, यू कैन रेफर दोस प्रोविजंस ऑल्सो। दीज प्रोविजंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दीज आर द इजीएस्ट प्रोविजन। मतलब मैं आपको बताऊं, 18 अमेंडमेंट के बाद में सेक्शन 14 बहुत आसान हो गया है, वरना पहले हमें सेक्शन 14 याद करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो पुराना प्रोविजन देख लेना, किसी के बैरेक में लिखा हुआ, शायद वो एसआरए जो है ना उसमें लिखा हुआ है, पुराना प्रोविजन जो है वो बहुत बड़ा है, दिखाइए एक बार, मैं आपको उसके एग्जैक्ट वर्ड दिखा देता हूँ। पुराना जो प्रोविजन था उसमें जो बी था उसमें था, ए कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच माइन्यूट एंड न्यूमरस डिटेल्स, एक लाइन लिखी हुई है, such a contract which runs into such minute or numerous details or which so dependent on the personal qualification or the volition of the parties or otherwise from its nature is such that the court cannot enforce performance of its material term। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत माइन्यूटली या फिर बहुत न्यूमरस डिटेल्स है उसके अंदर, तो आप उसमें नहीं नहीं देते थे। दूसरी बात,
पर्सनल क्वालिफिकेशन में नहीं देते थे। तीसरी बात कि बहुत वोल्यूशन ऑफ पार्टीज, अगर पक्षकारों की मर्जी है तो आप उसमें नहीं प्रदान करते थे, पुराना वाला जो था। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, जैसे 2019 के मेंस में एक सवाल आया, चीजों को कनेक्ट करूंगा मैं, जितना समझ में आता है उतना ठीक है, बाकी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। बस अब मैं पुराने सवाल दिखाऊंगा आपको, और पुराने सवाल दिखा के एक सवाल आपको दिखाना चाहता हूं, मैं एक सवाल आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना सर। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये पुराने प्रोविजन क्यों डिस्कस कर रहा हूं, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। मतलब मैं पुराने प्रावधान को क्यों बता रहा हूं आपको, उसका रीजन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 मिनट दीजिए प्लीज ना मुझे। क्या था वो प्रोविजन? प्लीज 2 मिनट देखिएगा। एंड इट वॉज ए वंडरफुल पेपर। थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ ताकि बच्चा समझ पाए ऑनलाइन जो बैठा है। देयर इज ए क्वेश्चन, ये हमने कर ही लिया सर, ठीक है ना, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मनी बिल्स मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे। लीडर क्या होता है सीपीसी में? इंडिजन पर्सन का शॉर्ट है, शॉर्ट्स में इसको लिखना है। और देखिए वो सर्कमस्टांसेस जहां पर एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है, 33 का 5 लिखना है, इसमें क्या लिखना है? रिजेक्ट होती है उसकी बात लिखनी। इसी सवाल को घुमा फिरा के दोबारा इस साल भी पूछा, 2024 के मेंस में भी। मैडम पूछा नहीं पूछा? अरे अंकिंचन व्यक्ति के बाद में कब कब उसके आवेदन, तो यही तो सवाल है, ये तो है। निर्धन व्यक्तियों किन दशाओं में, इस साल वापस घुमा के पूछ लिया। सवाल यही आएंगे, कुछ उसके अलावा घूम के क्या आएगा, क्या नया नए नए सवाल कहाँ से बनाएंगे? लिमिटेड पढ़ना होता है, प्रीलिम्स निकाल लो बस। मेंस में लिमिटेड पढ़ना होता है, 5 सवाल लिख के दूंगा इस सेट से कि यही पढ़ो और इनको रट्टा मारो, वही सवाल एग्जाम में मिल जाएगा। अब कुछ नहीं भागना है, स्मार्ट स्टडी करो। लेकिन प्रीलिम्स एक ऐसा चीज है जहां पर आपकी कुशार्क बुद्धि चाहिए, ठीक है ना सर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने पढ़ लिया, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अमाउंट टू पार्टीशन एक्सचेंज पढ़ लिया हमने। बताओ पार्टीशन को मानते हैं क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको मानते हैं? एक्सचेंज को मानते हैं, पार्टीशन को नहीं मानते। हमने पढ़ा सर ये सवाल क्लास में, टीपीए पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। आगे देखिए, ये प्रायोरिटी की बात कर रहा है, who is the priority to recover dues from the property, support your answer with relevant provisions। प्रायोरिटी 48 में दिया हुआ है, उसका अपवाद दिया हुआ है 78, 79, 80 में, ऐसा कुछ अपवाद बताया मैंने आपको, उसको पढ़ लेना जाके क्या सवाल है। हाँ अब सर ये सवाल है, देखो मैं आपको बताऊँ, प्लीज 2 मिनट फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा है सर, इधर सवाल बाद में देखिए, इधर देखिए पहले। ऐसा है कि जिन चीजों पर इंजंक्शन ग्रांट, मतलब जिन जिन चीजों पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता कोर्ट के द्वारा, उन पर इंजंक्शन भी नहीं मिलता। ये सिंपल सा, मतलब अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि सर पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत अर्हता पर आपको नहीं दिया जाएगा, या फिर हमने जो प्रोविजन ऊपर पढ़े 14A के अंदर हमने पढ़ा कि जहाँ पर कंटिन्यूस ड्यूटी है सुपरविजन की, या फिर हम 14A के अंदर हम लोग बाकी प्रोविजन को देखते हैं। तो हमने ये बात देखी कि सर जहां पर सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, वहां पर इंजंक्शन या व्यादेश भी नहीं मिलता। ये बात मैं नहीं कह रहा, 41 देखिए, 41 का एच देखिए, एच 41 का देखिए आप, एच नहीं है, कौन सा है? ई देखिए, ई 41 का ई देखिए, ई ड ड देखिए, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। 41 की हेडिंग पढ़िए एक बार, 41 की हेडिंग पढ़िए, व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है, ठीक है ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होते, आप उसमें इंजंक्शन नहीं देंगे। अब क्या होता था सर पहले, आप समझिएगा सर सवाल, ये 18 का पेपर है, 18-19 का पेपर है, ठीक है ना सर। ये अब सवाल इसमें आया
स्टेट इन ब्रीफ विथ स्टेट्यूटरी प्रोविजंस वेदर परमानेंट इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड इन द फॉलोइंग केसेस। विधिक प्रावधानों के संदर्भ में कारण सहित संक्षेप में बताइए कि क्या निम्नलिखित मामलों में स्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। क्या निम्नलिखित मामलों में स्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है? क्या परमानेंट इंजेक्शन में प्रोवाइड करोगे? जैसे टू रिस्ट्रेन हिज और हर स्पाउस फ्रॉम सेकंड मैरिज, मतलब ऐसा है अपने पति या पत्नी को दूसरा विवाह करने से रोकने के लिए, क्या आप उसमें इंजेक्शन दे देंगे? बताओ, क्या इंजेक्शन मिल जाएगा उसमें? इंजेक्शन दे देंगे क्या उसमें? इसका सवाल ऐसा है कि देखो सर, 2018 का अमेंडमेंट था, उसमें एक शब्द 18 के पहले अगर आप देखोगे तो वहां एक शब्द है वॉल्यूशन, मर्जी। तो पक्षकार की मर्जी है, तो आप उसमें तो स्पिरिट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मिलता नहीं है। अगर उसमें स्पिरिट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो इंजंक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसका सवाल का आंसर बदलता है। आंसर क्या बदलता है कि सर इन टाइप के जो होते हैं ना सर, जहां पर एक पत्नी अपने पति को रोक रही है, कोर्ट गई है कि इसकी दूसरी शादी मत होने दो, तो उसमें ऐसा है सर, एक पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है एफिकियस रेमेडी इज ऑलरेडी अवेलेबल टू इट, मतलब आप परमानेंट इंजेक्शन तो नहीं ग्रांट करोगे, लेकिन टेम्परेरी इंजेक्शन उसको रोका जा सकता है। मतलब टेम्परेरी उसको आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करता है। देयर आर फ्यू जजमेंट्स टू इट। जब मैं इंजेक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कि देखो परमानेंट इंजेक्शन तो नहीं दिया जाएगा, परमानेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अर्लियर जो 2018 के पहले अमेंडमेंट था उसमें वोल्यूशन ऑफ पार्टीज भी एक शब्द था। देखिए इस तरह के सवाल होते हैं तो उसमें आंसर में नंबर मिलते हैं बाय द वे ऑफ रीजनिंग, कि आप कितने कारण लिखते हैं कि किन किन कारणों से नहीं दिया जाएगा इंजंक्शन। परमानेंट नहीं दिया जाएगा लेकिन टेम्परेरी मिलेगा, मतलब स्थायी व्यादेश नहीं मिलेगा लेकिन अस्थायी व्यादेश दिया जाता है इन मामलों में। क्यों दिया जाता है, आंसर दिखाता हूं मैं आपको। 41H पढ़िए, शायद 41H पढ़िए। When equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in the case of, जबकि समांतर प्रभावकारी अनुतोष कार्रवाई के किसी अन्य प्रायिक ढंग के द्वारा निश्चय पूर्वक भी प्राप्त किया जाता है। मतलब ऐसा है कि देखिए अगर कोई अन्य प्रभावकारी अनुतोष कार्रवाई के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हो, अन्य प्रभावकारी अनुतोष आप प्राप्त कर सकते हो, तो इंजंक्शन नहीं देंगे। अन्य क्या हो सकता है सर, इसका मतलब क्या है सर, अन्य क्या कार्रवाई के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हो? आप चाहो तो डिफेमेशन, सॉरी उसमें अगर शादी कर ली है तो बाइगेमी में चले जाओ। अगर बाइगेमी में नहीं गया है तो आप इंजंक्शन में परमानेंट इंजंक्शन मत दो, आप टेम्परेरी इंजंक्शन दे दो ताकि ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन रुके। क्या रुके सर, ताकि ऐसा है कि पक्षकार बाध्यता को पाल, उसका संविदा की जो बाध्यता है वो खत्म ना हो। एक होता क्या चीज है, एक बात समझने की कोशिश किया, इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना सर, इस टाइप के सवालों में यूजुअली आप अपने आंसर्स को सपोर्ट में पुराने अमेंडमेंट्स का भी जिक्र कर सकते हो। इसलिए मैं आपको 2014 के 18 के पहले क्या अमेंडमेंट था मैं इसलिए वो डिस्कस कर रहा हूँ। बात समझ में आई सर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि वहां पर क्या था ना सर, वोल्यूशन ऑफ पार्टीज थी। अगर पक्षकार की इच्छा थी तो इंजंक्शन नहीं मिलता था, पहले था 18 के पहले। बट नाउ दिस पॉइंट हैज बीन रिपील्ड, अभी रिपील हो चुका है। अब कैसे इसका आंसर लिखना होगा, तो मैं जब आपको इंजेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं इसका इस सवाल का आपको मॉडल आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है ना सर। आई विल डिक्टेट यू मॉडल आंसर, मैं आपको एक मॉडल आंसर लिखवाऊंगा कि किस तरह के, देखिए सवाल अच्छे थे सारे सवाल जो है ना इस पेपर में, दे आर वंडरफुल क्वेश्चंस। मतलब देखिए ये काउंटर ऑफर है, एक्स ऑफर करता है सेल करने के लिए हाउस टू वाई एट 50 लाख रुपए। वाई बोलता है कि वो 45 में खरीद लेगा, ऑफर दिया है 50 लाख का, ये क्या गया, काउंटर ऑफर आ गया है। एक्स रिफ्यूजेस टू सेल, उसने मना कर दिया। सम टाइम लेटर वाई गोज एक्स विद ₹15 लाख टू बाई हाउस, कि ठीक है 50 लाख रुपए दे दे। वेदर द फॉर्म ऑफ एक्स स्टिल स्टिल वैलिड, क्या वो अभी भी वैलिड है? तो ऐसा है सर, ऑफर और काउंटर ऑफर में बात समझ लीजिए। आपने जो मोमेंट रिजेक्ट किया तो उसी मोमेंट वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि फीस कितनी है आप अभ्युत्थान की, मैं बोला 70,000 रुपए फीस है, बच्चा बोल रहा है 60 दे देंगे सर, 65 दे देंगे सर। मैंने बोला नहीं, मैं एडमिशन नहीं लूंगा, मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ। डिस्काउंट इसलिए देते क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग अगर छात्र हो इस संस्था के तो आपको पता है कि हम लोग सिर्फ जज बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तुम्हें लो पढ़ा रहा हूँ, जज बनना नहीं बनना तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मेहनत है, लेकिन तुम्हें कमतर नहीं रखूंगा किसी बच्चे से। कोई बच्चा खड़ा कर लेना लो में अपने सामने, और तुम एक तरफ तुम्हारा ज्ञान एक तरफ उसका ज्ञान, टकरा के देख लेना। तुमको लगे ना कि तुम्हारा कोई मित्र पढ़ता हो किसी और संस्था में, उसको बिठा देना सामने कि आजा एसआरए लेके, आजा टीपीए लेके, आजा सीपीसी लेके, आजा बीएसए लेके, हम भी देखते हैं किसमें कितना दम है। टकरा जाना, देख तुम भी मेरे छात्र हो, हिम्मत तो नहीं आने दूंगा।
और तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान दे दिया है, तुम हारते तो वैसे भी नहीं। एक बात और समझ लीजिएगा, ऑफर काउंटर ऑफर की बात जो है, अब मैं यूजुअली क्या होता है कि ये इतने फालतू सवाल आए थे ना, आपको बताऊं मैं, तुमको लग रहा होगा कि बहुत टफ सवाल है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देयर इज अ केस लो, हेडली, वो क्या नाम है उसका, बम्पर होल पेन, पढ़ा है आप लोगों ने? बम्पर होल पेन, उसमें भी तो यही था ना कि मैं इतने में, इतने एकड़ में दूंगा, उतने एकड़ में लूंगा, फिर वो मना कर देता है, फिर वो आता नहीं है। याद है काउंटर ऑफर का केस है वो। इसी सवाल को दोबारा पूछा गया इस साल। मैडम, मैडम तो भूल गए पेपर। इसी सवाल को घुमा फिरा के दोबारा पूछा गया। सवाल कहां से आएगा नया? इमरजेंसी की 368 का प्रोसीजर लिखना है, 368 क्लोज वन, ऐसा है देखो। 368 का क्या, 352 का प्रोसीजर लिखना है। किसका प्रोसीजर लिखना है? 352 का। 368 तो अमेंडमेंट है, 352 का प्रोसीजर लिखना है। लो फेवर्स एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी देन इट्स अक्यूमुलेशन। कौन सेक्शन है बताओ? टीपीए कौन सा सेक्शन है? आया ना 17? अरे हमने लिखवाया है आपको, विवेचना कीजिए, अक्यूमुलेशन की बात हो रही है। रिवीजन रिव्यू रेफरेंस, जॉइंडर नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हमने कर लिया है। तो पार्टीज ने शर्त पूरी कर ली है, एक एक की, एक तीन की। याद है नहीं याद है? अरे नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर है ना, पार्टीज ने शर्त पूरी कर ली है, फिर भी उनको नहीं जोड़ा गया है। अब देखो कुछ नहीं है इस पेपर में, अमंग द फॉलोइंग विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल एंड विच इज नॉट। कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, क्या इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है? क्या इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकते हैं क्या कि मेरे से शादी ही कर? क्यों नहीं कर सकते, रीजन दो। पर्सनल क्वालिफिकेशन है इसलिए बोल रहे हो आप? अरे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिक एसआरए की बात हो रही है, आर्टिकल 21 कहां से आ गया? काम की बात लिखा करो पेपर में। हाँ जी बताइए। 18 के पहले था ये वोल्यूशन ऑफ पार्टीज। 18 के पहले क्या था ये? वोल्यूशन ऑफ पार्टीज। एक केस लिखवाया होगा मैडम ने आपको कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो भी मैं याद दिलाऊं कौन सा केस लिखवाया था? मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते वक्त एक केस लिखवाया हुआ आपको, कि जहां पर क्या होता है, एक ससुर जी अपने दामाद की पूरी एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं। यार आपको कुछ याद आ रहा है केस का नाम? ससुर जी अपने दामाद की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं इन दैट रीजन। और ये जो केस होगा, दिस केस इन रिस्ट्रेंट इन लीगल, रिस्ट्रेंट इन मैरिज, सेक्शन 27 का है ये केस, 27 का केस है ये, है ना? 27 ही ना, रिस्ट्रेंट इन मैरिज, रिस्ट्रेंट इन मैरिज में भाई आप किसी को शादी करने से नहीं, याद करो वो केस को। तो राइट टू मेरी, कॉन्ट्रैक्ट टू मेरी की बात वहां पे आ रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट ए मॉर्गेज डीड, हाँ सर इसका हो सकता है, इसका तो हो सकता है ना, स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल टू लैंड, इसका हो सकता है सर, इसका हो सकता है। और अब बीएसएस सवाल आते हैं तो आप ये भी लिखेंगे भाई रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 47 का अपवाद है ये, क्या है ये? क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी आप इस पर क्या ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं। आप इसमें सेक्शन 3 भी लिखेंगे एसआरए का, आप इसमें सेक्शन 3 लिखेंगे, सेक्शन 47 49 है, 47 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, 49 है, तो 49 का एक्सेप्शन भी आप इसमें लिखेंगे। बात समझ में आ रही है सर कि कितना कितना कंटेंट हो गया लिखने का अब आपके पास? लिखना क्या है, लिखना कैसे है, ये आपकी काबिलियत है। मेंस निकालना टफ नहीं है, लेकिन राइट प्रोविजन राइट समय पर राइट चीज पे याद आए, उसके लिए चाहिए तैयारी, उसके लिए चाहिए कंटिन्यूस हार्ड वर्किंग और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर वो चीज आपके अंदर है तो निकाल लोगे एग्जाम। अभी आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी कॉलेज के फाइनल ईयर्स में चल रहे हैं, आप तो यू विल गाइज, सो यू गाइज विल डेफिनेटली गिव रिजल्ट वन डे। मुझे एक दिन रिजल्ट मिलेगा आप सब लोगों से, मुझे उसका कोई डाउट नहीं है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस। ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। मैडम ये सवाल आ गया इस साल वापस, आप बताओ क्या नहीं आता है वापस रिपीट होके? विद द एप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन, कंटिन्यूइंग गारंटी एंड रिवोकेशन, आया ना सर? श्योरिटी इज द फेवरेट क्रेडिटर, नहीं आया? गारंटी से सवाल आ गया वापस, श्योरिटी इज द फेवरेट क्रेडिटर। मैं आपको एक एक सवाल दिखा दूंगा, हर सवाल रिपीट होता है। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सवाल कहां जाएगा भाई? तुम लोग देखो तुमको कहां जाने का है। 89 पूछ लिया इन्होंने, एडीआर एडीआरएम,
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मैंने आपको उसमें एफकॉन्स वाला जजमेंट लिखवाया, उसके सारे पॉइंट्स लिखवाए, सब 10-15 पॉइंट लिखवाए मैंने आपको जजमेंट में, 6 नंबर का है, लिख दो पूरा एफकॉन्स, और जो जो ये गाइडलाइंस पूछ रहा है, नरेट द गाइडलाइन इशूड इन, वही सब लिखवाया मैंने आप लोगों को। इफ यू लुक एट द पेपर, तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एसआरए तुमको दिखता है छोटा सा, लेकिन देख लो एसआरए के ऊपर आगे 3 नंबर के ऊपर पूछ लिए, 4 नंबर के इधर पूछ लिए, और 6 नंबर का इधर पूछ लिया। मैं आपको सारे पेपर डिस्कस कर दूंगा जब पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना सर। ये प्लेज पोनर पोनी आ गया सर। और आजकल देखो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ रहे हैं और पीछे वाला भी पूछ रहे हैं। टेनेंट कौन होता है, उसका प्रोसीजर क्या है एविक्शन का, ये भी 6-6 नंबर के सवाल है, फ्री के फंड के नंबर है। आप सोच लीजिए कि आपने इतने चीज तैयार किए हुए ना। सब्सटेंशियल लो प्रोसीजर लो का डिफरेंस क्या होता है, रिपील और अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस है, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन क्या होते हैं। अरे सर ये तो न्यायिक निर्णय होते हैं और ये विधान होते हैं। सब्सटेंशियल लो प्रोसीजर लो में क्या सारी राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, ये राइट एंड ड्यूटी इन्फोर्स कैसे होंगे, प्रवर्तनीय कैसे होंगे, जो प्रोसीजर लो बताते हैं। आप सवाल देखो क्या सवाल थे, बच क्या जाता है सर। देखो रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑफ पर्सन इन सिविल केसेस, सर इररिलेवेंट होता है कैरेक्टर के ऊपर, तो कल ही पढ़ा हमने, कल वाली रात वाली क्लास में। रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग 47। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप की जो स्टार्टिंग के सेक्शंस दिए हुए हैं, सॉरी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 3 वाले, 4 5 वाले, 6 7 वाले, वहां पे सिंगल सिटीजनशिप का क्या क्या प्रोविजन है। एक सिटीजनशिप, एक जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1955 या 1950 का एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट, उसको देखो। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ ए विटनेस अनेबल टू स्पीक 118 119, असल में 119 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। और फिर जजमेंट आ गया। अब सोचिए क्या था इस पेपर में। पेपर देखने में आसान लगता है, करने बैठोगे ना तो बहुत कुछ है इस पेपर में। तुमको लग रहा होगा हाँ सर ये तो मैं कर लूंगा, हाँ सर मैं तो कर लूंगा। करने बैठोगे तो पता लगेगा हाँ सर मैं कर लूंगा। पेपर जो होता है ना सर, हमको भी लगता है आसान है, मुझे क्या लगता है कि पेपर आसान है, करने बैठो उस पेपर को तो पता लगेगा तुम्हें पढ़ना कितना पड़ेगा। और अब तो सोच लीजिए कि पहले तो 18 सब्जेक्ट ही थे, अब सब्जेक्ट कितने हो गए, 33, और आने वाले टाइम में 50-45 प्लस सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस बार का प्री टफ है, मेंस आसान होगा, प्लीज प्री पे ध्यान दीजिए, मल्टीपल एमसीक्यू सोल्व कीजिए, बार बार चीजों को पढ़िए। प्री ही है जो आपको जज बनाएगा इस साल। मेंस हमारा बच्चा अच्छा लिखेगा ये मेरे को पता है, लेकिन मेंस तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। मैं कितने बच्चे उस टाइम को पहुंचा देता हूँ। देखिए मेरे लिए रिजल्ट आना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं, इंटरव्यू करवा दूंगा, इंटरव्यू के पहले 5 दिन इंटरव्यू करवाऊंगा, रिजल्ट तो मैं वहां से उठा लूंगा, लेकिन उससे उससे मुझे कुछ फायदा नहीं है ना, ये सब नहीं कराना मुझे को। मेरे को आप लोगों को जज बनाना है, ना कि इंटरव्यू वाले बच्चा तो जो आया है मेरे पास उसका नाम क्या छापूं। आप लोगों से रिजल्ट चाहिए मुझे, आई वांट रिजल्ट फ्रॉम यू गाइस। ठीक है सर, पर्सनल क्वालिफिकेशन और वोल्यूशन का समझ में आ गया यहाँ पर, लिखिए प्लीज। देखिए बिफोर अमेंडमेंट, बिफोर अमेंडमेंट संशोधन के पूर्व अब बताओ शादी को कर सकते हैं नहीं कर सकते। शादी पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, अगर तुमने कुछ कंसिडरेशन लिया है ना तो फिर पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर आप इन्फोर्स करा सकते हो। जैसे मान लीजिए एक ससुर जी ने पूरी पढ़ाई पढ़ाई स्पॉन्सर कर दी है बेटे की, क्या कर दिए, अरे तुम मान लीजिए तुम हो हीरे, तुम जयपुर में आए रहने के लिए, और तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित होकर, तुम्हारे संस्कारों से प्रभावित होकर, जिस मकान वाले के जो मैं रहते थे उसको कहा कि यार ये दामाद के रूप में ठीक रहेगा, ये युवक घर परिवार भी इसका अच्छा है और ये लड़का बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना सर। ये आपके बारे में वो ज्यादा जानते थे नहीं, लेकिन आपको एक ही नजर में पसंद कर लिया, ठीक है। बस आपके साथ दिक्कत यही थी कि आर्थिक हालत थोड़ी सी इतनी समृद्ध नहीं थी जो जयपुर के हिसाब से होती है लोगों की। तो तूने कहा कि हम तेरी पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं, हम वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है ना। शर्त एक ही रखी, शादी करनी पड़ेगी। तुम बन गए जज, और जैसे जुडिशियल अकेडमी में पहुंचे तुम्हारे भाऊ ताऊ चेंज हो गए, ससुर जी पीछे पड़े हुए हैं कि अरे फाइनल लिस्ट आई गई अब शादी कर लो फिर जाना अकेडमी। लेकिन तुम लगे हो नहीं नहीं, 1 साल 2 साल पहले थोड़ा कमाने तो दो, जिंदगी भर तो वैसे आर्थिक तंगी में रहा हूँ, 1-2 साल खुद के ऊपर उड़ाऊंगा फिर शादी करूंगा। शादी वही करूंगा, लिख के दे रखा है आपने।
पहले क्या था, अब इसका मतलब समझिए और अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखिए। बिफोर 2018 अमेंडमेंट, बिफोर 2018 अमेंडमेंट या बिफोर द अमेंडमेंट, सब संशोधन से पूर्व पोमा, बिफोर द अमेंडमेंट पोमा, सेक्शन 14(1)(b), सेक्शन 14(1)(b), सेक्शन 14(1)(b includes वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज, includes वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज। धारा 14(1)(b), धारा 14(1)(b), धारा 14(1)(b, सेक्शन 14(1)(b includes वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज। धारा 14(1)(b पक्षकारों की इच्छा, पक्षकारों की इच्छा या मर्जी को भी सम्मिलित किया जाता था, पक्षकारों की इच्छा या मर्जी को भी सम्मिलित किया जाता था। ऑन दैट ग्राउंड दे कैन रिफ्यूज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऑन दैट ग्राउंड दे कैन रिफ्यूज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इस आधार पर, इस आधार पर वह, इस आधार पर वह, इस आधार पर वह, इस आधार पर वह संविदा के विनिर्देश पालन को नामंजूरी दे सकते थे, संविदा के विनिर्देश पालन को नामंजूरी दे सकते थे। इट वॉज द रीजन, फुल स्टॉप लगाएंगे, इट वॉज द रीजन, it was the reason that contracts like contract to marry, contract to marry could not be specifically enforced। इस कारण, इस कारण ऐसी संविदा, इस कारण ऐसी संविदा जहां 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 विवाह करने के लिए, विवाह करने के लिए की गई संविदा को, जहां विवाह करने के लिए की गई संविदा को विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता था, विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता था। कॉन्ट्रैक्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी कुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, फुल स्टॉप। Even though the phrase has been removed, even though the phrase has been removed, हालांकि, हालांकि इस वाक्यांश को हटा देने के बावजूद भी, हालांकि इस वाक्यांश को हटा देने के बावजूद भी it would be equitable, it would be equitable to refuse specific performance, it would be equitable to refuse specific performance of, to, it would be equitable to refuse specific performance equitable to refuse specific performance on such ground, on such ground हटा देने के बावजूद भी यह साम्यपूर्ण होगा कि, भी यह साम्यपूर्ण होगा कि इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर विवाह करने की संविदा को, विवाह करने की संविदा को, विवाह करने की संविदा को विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जाए, विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जाए। This is an ambiguity, this is an ambiguity which must be clarified by the court, which must be clarified by the court। यह एक प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक दूषिता है, प्रक्रियात्मक दूषिता है जिसे न्यायालय द्वारा, दूषित, दूषित हो ना, दूषिता है जिसे न्यायालय द्वारा, प्रक्रियात्मक दूषिता है जिसे न्यायालय द्वारा, जिसे न्यायालय द्वारा, जिसे न्यायालय द्वारा विवेचना किया जाना आवश्यक है, विवेचना किया जाना आवश्यक है, विवेचना किया जाना आवश्यक है। अब पहले तो क्या था ना सर, 18 के पहले तो कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी को कभी आप इन्फोर्स नहीं करते थे, लेकिन अब तो प्रोविजन है नहीं, अब तो क्या है सर, वो प्रोविजन है नहीं, अब तो वो प्रावधान ही नहीं रहा, तो अब क्या करोगे। लेकिन इक्विटेबल तो ये है ना, देखिए अगर आपने कंसिडरेशन लिया है, देयर इज अ जजमेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मैडम पढ़ाए आएगी, उनसे पूछ लेना सेक्शन 27 का कौन सा जजमेंट है वो, है ना, मैडम विल लेट यू नो, मैडम बताएगी आपको, ठीक है ना, मैडम विल लेट यू नो दैट व्हाट वाज द एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इट वाज, जो कॉन्ट्रैक्ट असली था क्या, उसमें एक देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर उसको वॉइड नहीं माना था, उसको वैलिड माना था। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है
तो फिर स्पेसिफिक इन्फोर्स भी करवाया जा सकता है, ठीक है ना सर? बात समझ में आ रही है सर? क्योंकि देखिए सर एक्सेप्शन आ चुका है, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, या तो कोर्ट बताए फिर कि अब कहाँ जाएगी पार्टीज। मैं एक बार चेक कर लूँ कोई जजमेंट आया हो 6 साल में, हाँ एक बार मैं चेक कर लूँ कोई जजमेंट आया हो, दो सेकंड लगेंगे मुझे चेक करने में, इट वोंट टेक मेक मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर लग जाता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट है नहीं सर अभी तक कि भाई अब क्या स्टेटस रहेगा, सुनिए ठीक है ना सर, इसके रिगार्डिंग कुछ है नहीं अभी तक, दिस नथिंग। मैंने पहले भी रिसर्च किया हुआ था इसके ऊपर, पर मैं सोच रहा था कि अभी लास्ट 6 महीने 7 महीने में कोई जजमेंट आएगा, लेकिन इस साल सवाल समझ लीजिए कि इसका आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे राइट टू मेरी पूछा था ना उसने कि इन्फोर्स होगा नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो कि पहले तो था सर, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट द सिचुएशन इज वेरी अनक्लियरफैक्टरी, मतलब अभी तक जो अब जो स्थिति है वो बहुत वो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा उसके ऊपर निर्भर करता है, और ये इक्विटेबल होगा कि ना दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट टू मेरी को स्पेसिफिकली इन्फोर्स ना किया जाए। समझ में आई? वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए अभी तुम जयपुर आए हो, तुम्हारे मानसिक विकास आज कम है, तुम अगर 5 साल 10 साल और रहोगे, अभी तुम्हें शादी की एज नहीं, मान लीजिए तुम 21 के हो अभी एंड यू कम टू जयपुर, तुमसे 21 साल में एग्रीमेंट करवा लिया है या कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, और जब तुम 27 के हो गए देन यू अंडरस्टैंड ना कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया इसमें। मानसिक एज भी तो कम होती है ना इंसान की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है जीवन का, शादी बहुत सोच समझ के की जाती है, ठीक है मैम। एक जजमेंट था जिसमें रिस्ट्रेंट इन लीगल वो जो होता है ना रिस्ट्रेंट इन मैरिज का सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें हमने एक जजमेंट था, उसमें एक फादर अपने सन इन लॉ के लिए स्टडी स्पॉन्सर करता है, याद है आपको? मैं खुद अभी देख लूंगा जजमेंट को ना, मैंने खुद ने पढ़ा हुआ जजमेंट, मैं उसको देख के तुम्हें बता दूंगा कल क्लास में, ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैम का लेक्चर है आप लोगों का ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का।